जय हिंद। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 11-12 मैथ्स को बुक आर.एस. अग्रवाल से बताया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को अगर आप आर.एस. अग्रवाल बुक में देखते हैं तो 2 चैप्टर में बांट दिया गया है, एक स्ट्रेट लाइन इन स्पेस और दूसरा द प्लेन। तो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस को हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं, बना चुके हैं उसके प्रॉब्लम को। द प्लेन का भी यह आपका 9वां लेक्चर है, यानी कि इसके बाद 1-2 क्लास के बाद यह प्लेन भी आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो आज इस 9वें लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं वो हमारा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन। यानी कि किसी भी प्लेन, ये आपका एक प्लेन मान लीजिए दिया गया है और इस प्लेन पर कोई पॉइंट ए आपका दिया गया है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है। यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ से क्या डाल दिए, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस लेंथ को हम लोगों को निकालना है, क्लियर है। और इससे रिलेटेड जो थ्योरम क्या कहता है आप इस पर ध्यान दीजिएगा। द लेंथ पी ऑफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर हम प्लेन पर ड्रॉन किए विथ पोजीशन वेक्टर ए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपका ए है, टू द प्लेन, इसी प्लेन का जो है इक्वेशन आप देख सकते हैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू पी या क्यू दिया गया है आपका, या डी दिया गया है, चलिए डी दिया गया है यहाँ पर, इज गिवन बाय P इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी बाय मॉड ऑफ एन वेक्टर। एन वेक्टर जो है नॉर्मल वेक्टर है। अब देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया है इससे हमको पता चल जाता है कि इस प्लेन पर एक नॉर्मल है भैया, जो कि हम नॉर्मल वेक्टर n कह सकते हैं। और ये लेंथ हमको निकालना है, a और n लेंथ निकालना है। तो a और n लेंथ को निकालने के लिए a का पोजीशन वेक्टर तो हमको पता है, क्योंकि आप यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर कोई एक लाइन है a से लेकर b तक, तो a का पोजीशन वेक्टर a है और b का पोजीशन वेक्टर b है। तो हम इस ए बी को क्या निकाल सकते हैं, b माइनस ए करके निकाल सकते हैं, b में a को माइनस कर देंगे तो ये हमारा लेंथ ए बी निकल जाएगा। इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा इसके मैग्नीट्यूड से हमको पता चल जाएगा। और यहाँ वेक्टर जब तक है तो इसका डायरेक्शन भी हमको पता चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग पोजीशन वेक्टर अगर दिया रहे 2 पॉइंट के बीच तो हम लेंथ को निकाल सकते हैं। ए का तो पोजीशन वेक्टर है लेकिन एन का पोजीशन वेक्टर नहीं है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि ये जो प्लेन है और इससे होकर जो परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पर कट करती है, एन का पोजीशन वेक्टर निकालें। तो एन का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए भैया। तो लाइन का इक्वेशन के लिए याद कीजिए, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस जब पढ़े होंगे तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए पॉइंट पैरेलल टू गिवन वेक्टर m, वहाँ m लेते थे, को हम कैसे लिख सकते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। लाइन के इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, passes through a point and parallel to a given vector equal to a plus lambda into m vector। यहाँ m वहाँ m पैरेलल होता था, यहाँ n पैरेलल है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इस लाइन के इक्वेशन को, किसकी मदद से, इस प्लेन के नॉर्मल की मदद से। यानी कि ये लाइन जो है प्लेन पर आया, अब प्लेन का ही नॉर्मल लेके ये अपना एक इक्वेशन को बना लिया। तो हम सबसे पहले लिखें इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन, दिया गया जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखिए सिर्फ, है ना। ये तो आपका क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेम्डा इंटू एन वेक्टर हो जाएगा, एन के पैरेलल है। अब प्लेन का जो इक्वेशन है आपका, ये दिया गया है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। हालांकि मैं बता दूं कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके लिए फॉर्मूला ही सफिशिएंट है, लेकिन मैं शुरू से ही फॉर्मूले को कुछ ना कुछ डिराइव करता हूँ, कुछ ना कुछ मतलब पूरी कॉन्सेप्ट उसका मैं डाल देता हूँ आप लोगों के अंदर में। तो उसी सिलसिले में थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो ये हो गया लाइन, ये हो गया प्लेन। अब देखिए लाइन और प्लेन को अगर हम सॉल्व करके देखें
यानी कि इसका और इसको दोनों को सटा दें तो इस दोनों के सॉल्यूशन से जो हमको पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट n मिल सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से r का वैल्यू जो है इसमें रख देते हैं, यहाँ से r का वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो ये हमको पॉइंट मिलने की उम्मीद है। जैसे देखिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन पढ़े हैं आप, एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल के या y का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है ना। तो उसी तरह से ये लाइन का इक्वेशन है, ये प्लेन का इक्वेशन है, दोनों को अगर हम सॉल्व कर दें तो हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, r के जगह पे यहाँ पर रख देते हैं a वेक्टर प्लस लेमडा n वेक्टर इंटू n वेक्टर इक्वल टू d, और ये हो गया a वेक्टर डॉट n वेक्टर, चूंकि डॉट है यहाँ पर, अब प्लस लेमडा इंटू n वेक्टर, तो n मॉड का स्क्वायर इक्वल टू d, देयरफॉर लेमडा n वेक्टर का मॉड इक्वल टू d माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर, ये मिल जाता है। देयरफॉर लेमडा इक्वल टू d माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर, अब बाय आपको मिल गया n वेक्टर का स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर 2 है स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लेमडा का वैल्यू हमको मिल गया, लेमडा का वैल्यू मिल गया तो हम तो चले थे भैया n को निकालने के लिए, लेकिन n तक तो अभी पहुंचे नहीं है, पहुंच जाएंगे। इस लेमडा का जो वैल्यू है इसमें रख दीजिए और यही आपका ये जनरल पॉइंट है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, चलिए यहां पर थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। इस r को हम लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस लेमडा का वैल्यू ये निकला हुआ है हमारा d माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर बाय n वेक्टर का स्क्वायर, फिर उसके बाद n वेक्टर है यहाँ पर और ये n वेक्टर है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक n आपका कट जाएगा, तो r वेक्टर इक्वल टू इतना आपका बच गया। ये जो है ये आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n, ये जो n पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा n का। क्लियर है। अब हमको निकालना क्या है, जरा सा फिगर को हम लेते हैं। यहाँ पर ये वेक्टर a है और इसका पोजीशन वेक्टर a है और इसका पोजीशन वेक्टर हमारा यही निकल गया, ये हमारा निकल गया। इसको यहाँ लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ n, n का पोजीशन वेक्टर है। तो अब हमको अगर an निकालना हो, क्या निकालना हो, an निकालना हो, तो हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ n, पोजीशन वेक्टर ऑफ n माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। पोजीशन वेक्टर ऑफ n माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a करेंगे तो इसका हमको लेंथ निकल जाएगा। तो क्या है कि इस चीज को, ये जो है हमारा a वेक्टर प्लस d माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड में माइनस कर दीजिए a वेक्टर, चूंकि a का पोजीशन वेक्टर a है और इस n का पोजीशन वेक्टर इतना निकल चुका है। अब यहाँ से a कैंसिल हो गया, an इक्वल टू आपका निकल जाएगा कितना, an वेक्टर होगा, an इक्वल टू d माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब देखिए, अगर चूंकि लेंथ जो भी होता है तो लेंथ हमेशा निगेटिव में नहीं होता है, पॉजिटिव में होता है। अब an का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, d माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर बाय, ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, ये है पॉजिटिव में है ही। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, a डॉट n माइनस d है ना, अब बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया फॉर्मूला, है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन। तो प्लेन में अब देखिए फॉर्मूले को याद कैसे रखिएगा, ये आपका प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा। इक्वेशन में जो है आपका r जो जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट के जगह पर आप इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a रख दीजिए, a रख दीजिए, देख रहे हैं ना, r के जगह पे a रख दिए, अब फिर उसके बाद n लिए और d को लेफ्ट साइड में रख दिए, अब फिर इस n का मैग्नीट्यूड भी ले लिए। तो यही फॉर्मूला हो गया आपको
कहाँ से, किसी पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये थ्योरम का जो हमने थोड़ा मोड़ा विश्लेषण किया है और कंप्लीट है अपने आप में, यह इतना सा ही हमको जानना है। किताब सब में देखिएगा तो ऊपर भी 1 बीघा लिखा रहता है, नीचे भी कुछ कुछ लिखा रहता है, लेकिन फैक्ट आपका यही रहता है। समझ गए? तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, यानी कि समझदारी में दिक्कतदारी नहीं हो रही होगी। इसके बाद अब इसी चीज को कह दे कि यह जो पोजीशन वेक्टर ए है यहां पर ओरिजिन है। क्या है भैया? ओरिजिन है। यानी कि किसी भी प्लेन, कोई भी प्लेन दिया गया है और उस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ओरिजिन का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो 0 होता है। तो 0 वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अब बाय एन वेक्टर हो गया इस तरह से, यानी कि माइनस डी अब बाय क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये हो जाएगा किसी भी प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम इसको देखें कि यह कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। तो ए वेक्टर कुछ ना कुछ होगा ना, a1i प्लस a2j प्लस a3k, इस तरह से वेक्टर के रूप में दिया रहेगा। n भी आपका किसी न किसी वेक्टर में होगा, n1i यूनिट वेक्टर, n2j यूनिट वेक्टर, n3k यूनिट वेक्टर, इस तरह से दिया रहेगा। अब यहाँ n1, n2, n3 के जगह कोई नंबर आएगा ना, इस तरह से तो नहीं आएगा। अब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है। तो डॉट प्रोडक्ट a1 n1 प्लस a2 n2 प्लस a3 n3 माइनस d का मैग्नीट्यूड अब बाय इसका मैग्नीट्यूड आपको लिखना है n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर, यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। क्लियर है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा तो ये 3 को गायब हो जाएगा, सिर्फ d आपका बच जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज 3F बनाएंगे बुक RS अग्रवाल से। तो आइए अब हम लोग RS अग्रवाल बुक से इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को देखते हैं और उसके कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है आप देखेंगे द प्लेन में, बुक RS अग्रवाल के द प्लेन में जो छठा एक्सरसाइज है आपका, यानी कि यह आपका 3F, F संभवतः छठे पोजीशन पे ही है। तो 3F हालांकि हमारे बुक में लिखा गया है, हो सकता है आपकी नई बुक हो या बहुत ही पुरानी बुक हो, तो उसमें जो है एक्सरसाइज का नाम कुछ और रह सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द प्लेन, ये चीज़ हमको देख लेना है। और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उसके प्रॉब्लम को बुक RS अग्रवाल पे देखना है। इसमें आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक आपको दिख रहा होगा। 1 से 6 में जो है 1, 2, 3 जो है आपका वेक्टर फॉर्म में दिया गया है इक्वेशन, 4 में भी वेक्टर में ही दिया गया है। अब 5 और 6 में जो है कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है। तो यह इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें भी आपको डिस्टेंस ही निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 1 के सॉल्व करने के बाद निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है 2, 3, 5 और 6 ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेंगे, खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखिए कि आपका दिया गया है पहला नंबर प्रॉब्लम, इसमें पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया गया है 2i प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, और यह प्लेन का इक्वेशन जो दिया गया है i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर इक्वल टू 9। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मान लीजिए आपको कोई पॉइंट दिया गया है 3, 2, 1, तो इसका पोजीशन वेक्टर आप लोग इसके वेक्टर में ही पढ़ चुके हैं। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, 3i प्लस 2j प्लस 1k हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, और इसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो भी कह सकते हैं।
तो पॉइंट दिया हुआ तो पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, अगर पोजीशन वेक्टर दिया है तो पॉइंट हमको मिल जाएगा, इसको उठा देंगे आई जे के को छोड़कर, तो ये पॉइंट भी हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर लिया। अब देखिए कि हमको ये ए दिया गया है पोजीशन वेक्टर, इससे एन हमको मिल जाएगा आई यूनिट वेक्टर माइनस 2j प्लस 4k यूनिट वेक्टर। क्लियर है। अब हमको पी डिस्टेंस निकालना है, तो ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी, अब बाई क्या होता है, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ए वेक्टर को लिखिए ये 2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर माइनस k यूनिट वेक्टर, और डॉट एन जो है, एन यहाँ से लिखेंगे i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर। अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका d9 को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो माइनस d9 लिखेंगे। इसके बाद जो है n देख रहे हैं इसका x कंपोनेंट कितना है 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए -2 है कंपोनेंट इसका, यहाँ पर देखिए 4 है कंपोनेंट इसका, रूट के अंदर में रख लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 2 इंटू 1 तो 2 होता है, 1 इंटू 2 तो -2 होता है, -1 इंटू 4 तो -4 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब बाय कितना हो जाएगा 1 अब प्लस 4 अब प्लस 4 चौके 16, ये 2 खत्म हो गया। तो इस तरह से -13 अब बाय कितना हो गया आपका 16 4 20 1 21 रूट 21, तो ये आपका आ जाता है मॉड में यहाँ पे रहेगा, और इसको हम लोग प्लस में लिख देंगे 13 बाय रूट अंडर 21 लिख देंगे। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। इसमें 2 प्लेन दिया गया है आपका, एक प्लेन दिया गया है आर वेक्टर r डॉट आई प्लस 2j माइनस 2k इक्वल टू 5, ये प्लेन है आपका, ये आपका एक प्लेन है। और एक दूसरा प्लेन आपका दिया गया है आर वेक्टर डॉट 2i माइनस 2j प्लस k और प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसमें एक पॉइंट है आपका 1 to 1, और कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है, ये इक्वी डिस्टेंस है। तो यानी कि ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो दोनों डिस्टेंस आपका क्या निकल जाएगा बराबर, यानी कि इस प्लेन के इक्वेशन, इस प्लेन से इस पॉइंट की दूरी और इस प्लेन से इस पॉइंट की दूरी, दोनों को आप निकाल लीजिए इसी फॉर्मूले पर, तो आपका निकल जाएगा, दोनों इक्वल निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग बना लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्ट 8 को देखते हैं। और ये सोच समझ के हमने फैसला लिया, क्योंकि इसके पहले जितना भी प्रॉब्लम है आप लोगों से निश्चित रूप से बन जाएगा, और बनाने के बाद भैया कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं बनता है तो ज़रूर आप लोग ये भी कहिएगा कि सर ये सब नहीं बना, तो मैं अगला वीडियो बनाऊँगा जब इसके ऊपर, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। इसके बाद 8 नंबर में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। इसमें कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स 2x माइनस 3y प्लस 6z इक्वल टू 5। ये हम सबसे पहले प्लेन के इक्वेशन को लिखते हैं, 2x माइनस 3y प्लस 6z इक्वल टू 5, और एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया है 6x माइनस 9y प्लस 18z प्लस 20 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। और ये दोनों प्लेन जो है पैरेलल है भैया, ये दोनों प्लेन कैसा है, पैरेलल है ना, आमने सामने प्लेन है। अब इस प्लेन का डिस्टेंस जो है इस प्लेन से कितना दूरी पर है ये निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि इस प्लेन पर कोई एक पॉइंट को हमको लेना है जो इस प्लेन को सेटिस्फाई करे। अब कैसे पॉइंट लेंगे, आप याद कीजिए कि ये 2 वेरिएबल का अगर जो मान लीजिए आपका होता था लीनियर इक्वेशन, क्लास 10 में पढ़ते थे, तो x और y का वैल्यू निकालते थे ना, x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू 7 होगा, x का वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू 6 होगा। इसी तरह से सोच के आपको क्या करना है, इसमें एक पॉइंट निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो पॉइंट जो है इस पर एग्जिस्ट करेगा तभी सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले देखिए हम आइडिया बताते हैं कि अगर 1 1 1 आप ले लेते हैं कोई पॉइंट को,
1 यहाँ पे रखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखिए तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखिए तो +6 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 6 + 2 8 हो गया, -3 = 5 = 5, यानी कि 5 = 5 हो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया ना। तो यानी कि 1 1 1 जो है इसी प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहा है, यह पॉइंट इस प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब कहिएगा कि सर आप एगो निकाल दिए और सर हमको कैसे निकालेंगे, दूसरा कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा निकालने के लिए आपको टेक्निक है कि z को परमानेंटली 0 ले लीजिए, z को परमानेंटली 0 ले लीजिए। अब देखिए 2x - 3y = 5 होना चाहिए, 2x + 3y = 5 होना चाहिए ना। अब इसमें x का वैल्यू कुछ रख दीजिए, x का वैल्यू ऐसा रखिए जो कि ये आप सूटेबली निकल जाए। ऐसा 3y = 5 - 2x लिख सकते हैं, y = 5 - 2x/3 कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखा जाए कि अगर हम 7 लें, 7 दूना 14, 14 में 5 गया तो 9 बचा, तो x का वैल्यू हम लोग 7 ले लेते हैं, तो 5 - 2 × 7/3, तो यह 5 - 14/3 जो कि -9/3 होता है। 3 × 3 = 9 -3 -3 आता है, यानी कि x का वैल्यू 7 लिए तो y का वैल्यू -3 आया। तो ये पॉइंट जो हो गया आपका 7 -3, और 0 भी एक ऐसा पॉइंट है जो इस प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहा है। समझ गए। अब यहाँ पर और भी वैल्यू ले सकते हैं आप, सोचते जाइए, लेते जाइए। 2 वेरिएबल का रहता है तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमको मिल गया है ना, एक पॉइंट को हम दिखा दिए कि यह जो पॉइंट है 1 1 1 satisfies द इक्वेशन ऑफ प्लेन 1 को सेटिस्फाई करता है। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से हम लोग निकाल देंगे, तो यही हमारा दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए 6 × क्या लिखेंगे 1, 9 × क्या लिखेंगे 1, अब फिर 18 × क्या लिखेंगे 1, अब फिर +20 का मॉड में रख लेंगे, और इससे जो नॉर्मल है, इसका जो नॉर्मल है यानी कि 6 नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन 6 - 9 और 18, तो 6 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर अब +18 का स्क्वायर कर देंगे, रूट के अंदर डाल देंगे, तो यही आपका निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। ओके, यह 36 हो गया, यह 81 हो गया, यह 18 × 18 324 होता है, 324 होता है। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, यह 35/√441 यानी कि 35/21 आ जाएगा, और 7×21 7 × 5 = 35 यानी कि 5/3 यूनिट आपका इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म में हमको लगता है कि यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, है कि नहीं। कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं ना, खाली इक्वेशन को डायरेक्ट रख देते हैं, उसमें इस पॉइंट का मान रख कर, है ना। और ये कार्टेशियन फॉर्म में 6 9 18 जो होता है, नॉर्मल वेक्टर को हमको दे देता है। नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहिए, सॉरी डायरेक्शन रेशियो कहिए, या नहीं तो आप नॉर्मल वेक्टर को 6i - 9j + 18k के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, सारे प्रॉब्लम को, यानी कि इस एक्सरसाइज के बचे हुए जितने भी प्रॉब्लम हैं, इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग अपने नोटबुक में देखेंगे। और इस नोटबुक में सॉल्यूशन हमने आप लोगों को करके प्रोवाइड किया है, दिया है, सिर्फ ये मदद करने के लिए कि अगर आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है तो आप देख सकते हैं और समझ के खुद बना सकते हैं। अगर आपसे बन जाए, सारे प्रॉब्लम बन जाए, तो आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहीं से लेफ्ट हो सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपनी नोटबुक पर और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल हैं, ईच वन ऑफ विच इज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द
0.123, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है देखिए समझिए, तो इसमें कह रहा है कि आपको जो है इस प्लेन के पैरेलल एक पॉइंट प्लेन निकालना है, और यह पैरेलल प्लेन जो निकलेगा वो इस पॉइंट से यूनिट डिस्टेंस पे है। तो याद कीजिए कि जब प्लेन का पैरेलल हम लोग लिखते हैं तो सिर्फ कांस्टेंट में अंतर होता है, बाद बाकी दोनों का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो होता है आपका सेम होता है। तो इस प्लेन के पैरेलल लिखने के लिए हमको सिर्फ एक कांस्टेंट डाल देना होगा और वह रिक्वायर्ड प्लेन हमको पता चल जाएगा कि यही प्लेन है जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब ये क्या कहता है कि यह जो प्लेन है एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग इस तरह से लगा देंगे, यूनिट डिस्टेंस है और इसमें 1 यहाँ पे रख देंगे x के जगह पर, 2 रख देंगे y के जगह पर, 3 रख देंगे हम लोग z के जगह पर, प्लस k लिख देंगे। अब इसका जो नॉर्मल है आपका, जैसे 1 है यहाँ पर 1 का स्क्वायर, -2 है तो -2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर करके इसको हमने सॉल्व कर देंगे। और सॉल्व करने के बाद देखिए ये किया और k का जो वैल्यू है यहाँ पर हमको 2 गो मिल जाता है। चूंकि मॉड में है 3 + k, तो 3 + k एक बार तो प्लस में होगा और एक बार हमारा माइनस में होगा। जब माइनस लेंगे तो k का वैल्यू एक बार -6 मिल जाएगा और इससे k का वैल्यू 0 मिल जाएगा। इस तरह से प्लेन का इक्वेशन हम लोग 2 गो प्राप्त कर लेते हैं। k के जगह पर एक बार 0 रख देंगे और k के जगह पर एक बार -6 रख देंगे, तो यही हमारा प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, एक प्लेन जो कि इस पॉइंट से होकर गुजरती है, एंड इज पैरेलल टू द प्लेन, और इस प्लेन के पैरेलल हैं। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेन। तो भैया जैसे आप कहिएगा कि इस प्लेन के पैरेलल हैं प्लेन, तो हम क्या करेंगे, हम खाली इसका कांस्टेंट चेंज कर देंगे तो इसके पैरेलल वाला दूसरा प्लेन हमको मिल जाएगा। अब यह प्लेन जो है 3 4 -1 से होकर गुजरती है, तो इसका मतलब हुआ कि 3 4 -1 जो है इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा देते हैं। 3 4 -1 जो है क्रमशः x y z के जगह पे रख दिए, तो इससे d का वैल्यू हमको मिल जाएगा। और d का वैल्यू निकला तो उल्टे d को उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, है ना। d को उठा के हम यहाँ पर रख देंगे तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा प्लेन का। अब इस प्लेन का, यह तो हमारा प्लेन मिल गया। अब देखिए यह जो आपका पॉइंट है 3 4 -1, इसका डिस्टेंस इस प्लेन से कितना है ये निकालना है। तो इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालने के लिए तो बेहद आसान है। हम लोग जान ही रहे हैं कि प्लेन के इक्वेशन में 3 4 1 रखकर उसका वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लिख देंगे तो हमको मिल जाएगा, इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आपको यह दिख रहा है, आप अपने से बनाइए, कहीं दिक्कत होती है तब इसकी सहायता लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, यानी लाभदायक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों आपका सेम है, दोनों को पढ़ के देख लीजिएगा, है ना। इसमें भी आपको ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये प्लेन का इक्वेशन है। इसमें जो है आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ फुट निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट निकालना है। अब फुट से रिलेटेड आप जो है क्लास 11 में भी बना चुके हैं प्रॉब्लम को, तो चलिए 12 में भी हम लोग बना लेते हैं। तो इसमें से हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 11 को और 12 नंबर जो है आप खुद बनाइएगा। अब देखिए कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालें तो यही हमारा फुट हो गया। इस फुट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है और हम जान रहे हैं कि ये जो प्लेन है, प्लेन में एक नॉर्मल वेक्टर तो होता ही है, जो जिसका जो है
नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो आपका 3 -1 और -1 है, 3 -1 और -1 है। और इसके बाद जो है ये देखिए 3 -1 और -1 है। एनी लाइन थ्रो 2 3 7 एंड पैरेलल टू द नॉर्मल n विथ डायरेक्शन रेशियो इज गिवन बाय। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन को निकालने के लिए अगर हमको एक पॉइंट दिया रहे और डायरेक्शन रेशियो दिया रहे तो हम इसको निकाल सकते हैं x - 2/3, x - 2/3, y - 3 बाय -1 और z -7 बाय -1 इक्वल टू लेमडा। अब इसको हम जो है क्या किए, ये हमको क्या दिया, ये दे दिया इस लाइन का इक्वेशन। ये क्या दे दिया, इस लाइन का इक्वेशन हमको मिल गया। इस लाइन का इक्वेशन में हम एक जनरल पॉइंट निकालते हैं। तो जनरल पॉइंट को निकालने के लिए हम इसको लेमडा के बराबर लिखेंगे। और लेमडा के बराबर लिख के एक जनरल पॉइंट निकाल लिए हम लोग। कैसे निकालें, देखिए x - 2/3 इक्वल टू लेमडा करेंगे, x - 2/3 इक्वल टू लेमडा करेंगे तो x - 2 इक्वल टू 3 लेमडा, -2 जो है इधर आके +3 लेमडा +2 हो जाएगा, तो 3 लेमडा +2 हो गया। उसी तरह से इसको बराबर करेंगे तो -लेमडा +3 आ जाएगा। इसको आप इसके बराबर करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये जनरल पॉइंट आपको मिल गया। और ये जनरल पॉइंट ऐसा पॉइंट है, इसको ऐसा पॉइंट बनाते हैं, किस तरह से बनाएंगे, लेमडा का खास मान निकाल के जो कि इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तभी ना यह फुट होगा, फुट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है प्लेन पर कोई पॉइंट मानकर इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो यही देखिए हमने सेटिस्फाई कराया। ये प्लेन का इक्वेशन आप देख सकते हैं 3 × x, तो 3 × 3 लेमडा +2 माइनस y, तो -लेमडा +3 देख रहे हैं, -लेमडा +3 और फिर -z है तो z के जगह पर -लेमडा +7 को रख दिए, इक्वल टू 7 हो गया। अब इसको ध्यान से देख लीजिए भैया, ये सब तो सिंपल सब सॉल्यूशन है, इसके समझदारी में दिक्कतदारी नहीं होनी चाहिए। तो लेमडा का वैल्यू 1 आ गया। अब फुट पॉइंट निकालना है तो सिंपल है, लेमडा का वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, ये आपको मिल जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ फुट। अब फुट हमको मिल गया, कितना मिल गया, 5 to 6 मिल गया, 5 to 6 मिल गया। अब देखिए ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं कि नहीं, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को देखते हैं। तो 13 और 14 में देखिएगा कि दोनों आपका सेम है और यह 17 भी आपका सेम है। 13, 14 और 17 भी सेम है। इसमें से हम लोग 14 को बनाते हैं। ये कहते हैं कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑफ द प्लेन दिस। अब देखिए ये आपका प्लेन हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये आपका फुट हो गया। अब इसका इमेज निकालना है। तो इमेज कहने का मतलब कि इसको आप लोग प्लेन मिरर अगर हम समझते हैं, जैसे प्लेन मिरर में वस्तु का डिस्टेंस जो होता है, इमेज का डिस्टेंस दोनों बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यह प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का इसी तरह सिंबल है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ से ये डिस्टेंस है ना, यहाँ फुट तक आए, जितना डिस्टेंस पे ये पॉइंट है उतने ही डिस्टेंस पे हमारा यहाँ पर इमेज मिलता है। क्या मिलता है, इमेज मिलता है। तो इसमें भी हमको क्या करना है, पहले फुट को निकालना है, उसके बाद हम लोग इमेज को निकाल सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो फुट है आपका, यह मिड पॉइंट होगा। बात को जरा सा ध्यान से सुनिएगा, ये कैसा होगा, मिड पॉइंट होगा। अब देखिए मिड पॉइंट होगा
तो अगर आप याद किए होंगे, जानते होंगे कि किसी भी लाइन पर मिड पॉइंट निकालना हो हमको, x1 y1 z1 पॉइंट है, x2 y2 और यह z2 पॉइंट है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 करते हैं, y1 प्लस y2 बाय 2 कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप इस इमेज को निकाल सकते हैं। अब देखिए, हो सकता है कि आपको मिड पॉइंट ही दे दे और ये पॉइंट नहीं दे, तो उस कंडीशन में भी इसी पॉइंट का उपयोग करके आप इस पॉइंट को निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि इस लाइन का इक्वेशन हमको लिखना। तो ये लाइन का इक्वेशन लिखने में ये n नॉर्मल वेक्टर हमको मदद करेगा, जो कि हमको डायरेक्शन रेशियो दे देगा, जिसको हम लोग नीचे में लिखेंगे। देख लीजिए 1 2 4 इसका डायरेक्शन रेशियो हुआ, जो कि यहाँ आ गया। अब यह लाइन जो है पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3, तो x माइनस 1 बाई 1, y माइनस 2 बाई 2, तो y माइनस 2 बाय ये 2 लिखेंगे, z माइनस 3 अब बाय यह 4 लिखेंगे। अब इसका जनरल पॉइंट हमने ढूंढा, जनरल पॉइंट से प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया। प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने से लेमडा हमको 1 मिल गया। इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ फुट निकालने के लिए यह वैल्यू जो है हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। इस पे रखने के बाद हमको ये पॉइंट मिल जाता है, और इस पॉइंट का है ना, ये पॉइंट जो हो गया फुट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब इमेज हमको निकालना है, यानी कि देख सकते हैं कि दोनों का सम जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका फुट का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लिया जाए कि इसको हमने x1 y1 z1 माना है, और ये आपका 1 2 3 है, तो 1 प्लस x1 बाई 2 करेंगे तो ये फुट का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब फुट का x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमको पता है इक्वल टू 2 है, तो इसलिए हम इतना लिखेंगे। उसी तरह से इसको भी लिखेंगे, उसी तरह से इसको भी लिखेंगे, और इससे हम x1 y1 z1 का मान 3 6 और 11 निकाल सकते हैं, जो कि हमारा इमेज हो जाएगा। आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा भैया कि इस तरह से आपको ठीक तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपके लिए मैं फिर से प्रयास करूँगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं। ये कहता है कि ए वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p from the origin and meets the axis in ABC so that the locus of a centroid triangle ABC is इतना। देखिए यहाँ पर जो है आपका एक वेरिएबल प्लेन है इस तरह से, जो कि इंटरसेप्ट फॉर्म में है। किस फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में है। ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसमें इंटरसेप्ट ए है, इसमें इंटरसेप्ट बी है, इसमें इंटरसेप्ट आपका सी है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी इक्वेशन को तो हम लोग इसी तरह लिखते हैं, शुरू में हम लोग पढ़े हुए हैं। अब यह जो आपका इक्वेशन है कहाँ कहाँ से गुजरती है? A0 0 0 B0 और 0 0 C। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A0 0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 B0 हो जाएगा, है ना। ये सब चीज़ पिछले ही वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ हो गया आपका, ये तीनों पॉइंट हो गया। अब इस तीनों पॉइंट से हमको निकालना है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं? तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। अगर अल्फ़ा बीटा गामा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड हो तो a + 0 + 0 बाई 3 करेंगे तो हमको अल्फ़ा मिलेगा। फिर 0 + b + 0 करेंगे तो ये हमको बाई 3 करेंगे तो ये बीटा मिलेगा। और 0 + 0 + c अब बाई 3 करेंगे तो ये हमको गामा मिल जाएगा। तो सेंट्रॉइड क्रमशः हमारा क्या हो गया कि a/3, b/3 और c/3 जो है ये हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये जो प्लेन है आपका, प्लेन का इक्वेशन तो ये है। इस प्लेन का डिस्टेंस जो है इसके सेंटर से निकालेंगे 0 0 0 से,
है ना। ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से यह प्लेन आपका कितना दूरी पर है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। तो देख लीजिए डिस्टेंस फार्मूला P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन हमारा है x/a y/b z/c -1, तो 0/a 0/b 0/c -1 मॉड में ले लेंगे। उसके बाद इसका जो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन रेशियो जो हो जाएगा 1/a स्क्वायर, 1/a का होल स्क्वायर, 1/b का होल स्क्वायर, 1/c का होल स्क्वायर। ऊपर पे तो कट कुट के आपका क्या हो गया, 1 हो गया, 1 बाय, और नीचे क्या हो गया, √1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। अब इसी को जो है यहाँ पर अगर दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये p स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद ये इसका रेसिप्रोकल कर ले तो यहाँ भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/p का स्क्वायर, और ये आपका ऊपर चला जाएगा, इसका रूट भी हट जाएगा स्क्वायरिंग करने से। तो इस तरह से a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू आप यहाँ अल्फा बीटा गामा में रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमको लोकस चाहिए, किसका, इस सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए, इसीलिए हमको ए बी सी को कन्वर्ट करके अल्फ़ा बीटा गामा करना पड़ेगा। जब अल्फ़ा बीटा गामा कर दिए तो अल्फ़ा बीटा गामा चूँकि वेरिएबल है, क्या है भैया, वेरिएबल है, इसीलिए अल्फ़ा के जगह पर x, बीटा के जगह पर y, गामा के जगह पर z रखकर हम इसके फाइनल लोकस को दे सकते हैं, है ना। लोकस से रिलेटेड आप लोग क्लास 11 में बहुत सारे प्रॉब्लम को बना चुके हैं, फिर भी अगर आप लोगों को थोड़ा दिक्कत रहती है तो लोकस से रिलेटेड आप चैप्टर को क्लास 11 में जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर, इसका भी सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस, इस लाइन के पैरेलल मेजर किया गया है। यहाँ पर देखिए एक प्लेन है आपका, जैसा कि प्लेन यहाँ दिया गया है, ये पॉइंट है आपका 0 -3 और 2, 0 -3 2 ये पॉइंट है। अब ये कह रहा है कि इसका भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको नहीं चाहिए, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको कैसा डिस्टेंस चाहिए, हमको चाहिए क्या कि इस लाइन के पैरेलल अगर हम यहाँ लाइन खींचें और ई प्लेन पर जहाँ भी कटती हो वही डिस्टेंस हमको ये चाहिए, समझ गए। ये गार्डिंग कर दिया कि यही जो लाइन है इसी लाइन के पैरेलल ही भी चलेगा, और फिर जो डिस्टेंस बनेगा वही डिस्टेंस हमको चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या कि लाइन है हमारा, लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। अब हम इस लाइन के इक्वेशन को लिखेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन रेशियो इसका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। ये लाइन जो है आपका 0 -3 2 से गुजर रही है, तो 0 -3 2 रख देंगे इस लाइन का इक्वेशन लिखने में, और इसका डायरेक्शन रेशियो इसमें यूज कर लेंगे 2 2 3, तो ये जो लाइन का इक्वेशन मिलेगा ये हमारा इसी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। कौन सा लाइन, इसी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो जब इस लाइन का इक्वेशन मिल गया तो इसका जनरल पॉइंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब ई जनरल पॉइंट जो है इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ही, क्योंकि ये जनरल पॉइंट में हम लेम्डा का ऐसा वैल्यू लेना चाहते हैं जो कि इस प्लेन पर एग्जिस्ट करे, इस प्लेन पर भी हो। तो यह x y z के लिए हम प्लेन पर रख दिए वैल्यू, और इससे लेम्डा का जो वैल्यू मिल गया हमको, ये मिल गया 3 मिल गया। क्लियर है। अब 3 मिल गया तो रिक्वायर्ड पॉइंट निकालना है, तो लेम्डा का वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो ये पॉइंट जो है 6 3 11 आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए 3 6 11, ये देखिए ये पॉइंट आपका 3 6 11 मिल गया, और ये पॉइंट जो है 0 -3 2 है ना। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके जब आप डिस्टेंस को निकालिएगा तो यह आपका आंसर कुछ और आ जाएगा, बुक के आंसर से आपको नहीं मिलेगा। यह हमारा 153 आता है।
संभवतः यही सही है मेरे हिसाब से। अगर आपके हिसाब से कुछ और होता है या बुक के आंसर से मिलता है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।